नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान की ताकत के आगे एक बार फिर अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो जंग लड़ने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने इजरायल को भी धमकाया है कि ईरान से जंग ठीक नहीं है। इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग थम गई है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक सप्ताह तक दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर हमला किया तो वो पलटवार जरूर करेगा। इसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को धमकाया है और इसके बाद ईरान के सामने इजरायल का सरेंडर हो गया है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, 27 लोगों की मौत जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सेना पर लगाए गंभीर आरोप। यूक्रेन के खार्किव पर रूस का भीषण हमला, 4 नागरिकों की मौत, 10 घायल। नाटो के जेट विमानों ने लातविया के ऊपर एक ड्रोन को मार गिराया। नॉर्थ कोरिया के दौरे पर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, अपने समकक्ष किम जोंग से कहा हमारा रिश्ता अटूट। अमेरिका की बड़ी घबराहट, रिपोर्ट में खुलासा। और चलते चलते में देखेंगे फिनलैंड में बना दुनिया का न्यूक्लियर डस्टबिन, नष्ट होगा परमाणु कचरा या बढ़ेगा खतरा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात, ब्रिक्स और एससीओ मेंबरशिप के लिए मांगी मदद, पाकिस्तान से आजादी दिलाने में मदद के लिए भी जताया आभार। फितना अल हिंदुस्तान धार्मिक शब्दावली में लिपटा झूठ, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर बरसा भारत, अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य अभियानों और नागरिकों की मौत पर भी उठाए सवाल। अमेरिकी कोर्ट से राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, H-1B वीजा फीस $1 लाख करने का फैसला रद्द, भारतीयों को मिली बड़ी राहत। दक्षिण कोरिया के चुनावों पर उठे कई बड़े सवाल, स्थानीय चुनावों में वोटिंग सेंटर पर मतपत्र खत्म होने से मचा बवाल, संसदीय जांच की मांग तेज। तो ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर हो गया है, हमले रुक गए हैं, लेकिन ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इजरायल ने लेबनान पर अपने हमले नहीं रोके तो ये सीजफायर भी नहीं रुक पाएगा। IRGC की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने इजरायल पर हमला लेबनान के समर्थन में किया था, क्योंकि इजरायल को लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि वो लेबनान पर हमले बंद करे। लेकिन जब इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला किया, उसके बाद हमें इजरायल को जवाब देना पड़ा। हमने इजरायल को सबक सिखा दिया है। अब इजरायल ने हमले बंद कर दिए हैं, इसलिए हमने भी हमले रोक दिए। अगर दक्षिणी लेबनान समेत दूसरे हिस्सों पर इजरायल के हमले और नापाक हरकतें जारी रहीं तो हम और भी सख्त कदम उठाएंगे। दरअसल इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत में घिरते दिखाई देने लगे थे, क्योंकि अमेरिका अब जंग लड़ने के हालत में नहीं दिख रहा है। ट्रंप किसी भी तरह से ईरान से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया और ईरान की तरफ से तीखा पलटवार हुआ, तब अमेरिका के खाड़ी में सैन्य बेस पर भी टेंशन बढ़ गई और ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को धमकाते हुए हमले रोकने का आदेश दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर इजरायल संघर्ष को और बढ़ाता है तो वो दुनिया भर में अलग थलग पड़ सकता है। मैंने बेंयामिन नेतन्याहू से कहा है कि सावधान रहो, नहीं तो मुश्किल में फंस जाओगे। अमेरिका भी जंग में इजरायल का साथ नहीं देगा, फिर ईरान के साथ इजरायल को अकेले ही जंग लड़नी पड़ेगी। अब ट्रंप की धमकी का असर था या फिर ईरान के जबरदस्त हमले का डर, कुछ भी हो, लेकिन इजरायल के हमले जरूर रुक गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर हमले नहीं रुकते तो ईरान के साथ समझौता मुश्किल हो जाएगा। वैसे आप ये बात तो जानते ही हैं कि जंग शुरू होने के बाद ट्रंप लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ईरान डील करना चाहता है। ये बात ट्रंप अब तक 37 बार कह चुके हैं, लेकिन ईरान के साथ अमेरिका अभी तक डील नहीं कर पाया है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि डील उसकी ही शर्तों पर होगी। इस बीच भारत के लिए एक बेहद ही चिंता करने वाली खबर सामने आई है। ओमान की खाड़ी में जिस तेल टैंकर से 24 भारतीय नाविकों को बचाया गया था, उस पर अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी यह बात कबूल की है कि उसने ही पलाऊ के झंडे वाला MYT मैरिवेक्स टैंकर को निशाना बनाया था, जिस पर भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि यह जहाज ईरान पर लगाए गए समुद्री प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था।
जहाज को कई बार चेतावनी दी गई और उसे अपना रास्ता बदलने या रुकने के निर्देश दिए गए। हालांकि चालक दल ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ान भरने वाले F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान ने जहाज के इंजन और स्टीयरिंग सिस्टम को निशाना बनाकर सटीक हमला किया। इस हमले का उद्देश्य जहाज को डुबोना नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने से रोकना था। लेकिन अमेरिकी हमले के बाद जहाज पर जबरदस्त आग लग गई और 24 भारतीय नाविकों की जान संकट में फंस गई। बाद में भारतीय नौसेना ने ओमान की मदद से बचाव अभियान शुरू किया और सभी 24 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हॉर्मुज में जब से टकराव शुरू हुआ है, तब से उसमें सबसे ज्यादा हमले या तो भारतीय जहाजों पर हुए हैं या उन जहाजों पर हुए हैं जिन पर भारतीय नाविक बड़ी संख्या में तैनात थे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मचे बवाल की। तो पीओके में खतरनाक हिंसा भड़क गई है। पाकिस्तानी सेना और पीओके की जनता आमने सामने दिखाई दे रही है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी की गोलीबारी में 27 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल 9 जून को पीओके में एक्टिव नागरिक संगठन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने बंद बुलाया था, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार ने पीओके के नेता शौकत मीर और उनकी पार्टी पब्लिक एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन सरकार के इस कदम से लोगों का गुस्सा और भड़क गया और इस बार वो अपनी 38 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। ये वही मांगे हैं जिन पर पाकिस्तान सरकार ने भी सहमति जताई थी। बीते साल अक्टूबर में पाकिस्तान सरकार, पीओके प्रशासन और जेएएसी के बीच हुए मुजफ्फराबाद समझौते के तहत सरकार ने कई महत्वपूर्ण मांगों को मंजूर करने का वादा किया था, जिनमें गेहूं और बिजली पर सब्सिडी, आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा, प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्थानीय लोगों के अधिकारों को मजबूत करने जैसी घोषणाएं शामिल थी। लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार अपने वादे पूरे करते दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे तो उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात कर दिए गए और फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। इस दौरान उनकी तरफ से कुछ बेहद तीखे और भावनात्मक बयान भी दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कहा गया कि हम सुनते थे कि पाकिस्तान ने भारत के लिए परमाणु बम बनाया है, लेकिन आप भारत का कुछ नहीं कर सके। अगर हमें न्याय और अधिकार नहीं दे सकते तो वही बम हम पर गिरा दो, हमें खत्म कर दो। आप हमें अपमानित करते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, इससे अच्छा है कि हमें मार ही डालो। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान हालात बेकाबू हो गए। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में 11 लोगों की मौत की बात सामने आई है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के सीनियर लीडर शौकत नवाज मीर ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को अवामी एक्शन कमेटी के सदस्यों पर सीधे गोली चलाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे आदेश है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर जहां भी दिखाई दे उन पर सीधे फायरिंग की जाए। पाकिस्तान की सेना आम नागरिकों और कश्मीरी जनता को निशाना बना रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेंजर्स की गोलीबारी में मरने वाले एक प्रदर्शनकारी की शोक सभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इस डायरेक्ट एक्शन में 27 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि पाकिस्तान सरकार या सेना की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल जो हालात पीओके में बने हुए हैं उससे पाकिस्तान सरकार की नींद भी उड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि लोगों का यह गुस्सा शांत करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष दिन ब दिन काफी भीषण रूप लेता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, पूरे देश में तबाही मचा दी है। रूस ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र को अपने निशाने पर लिया और भीषण बमबारी की। इस दौरान एक महिला समेत 4 नागरिकों की जान चली गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रूस के इस हमले ने यूक्रेन की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। इन हमलों के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दिया, कई इमारतें जमींदोज हो गई, रिहायशी इलाकों में भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। और अब इस हमले को लेकर खार्किव के गवर्नर ओलेग सिनेगुबोव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने चुगुईव शहर को निशाना बनाकर यह हमला किया। इस हमले की वजह से रिहायशी इलाकों में भीषण आग लग गई, जिससे बहुमंजिला इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और कम से कम 18 वाहन मलबे में तब्दील हो गए हैं। खार्किव के गवर्नर ने कहा कि दुश्मन के हमले में 4 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि रूस की तरफ से किए जा रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि इन हमलों में लगातार तेजी आती जा रही है।
इस बीच खबर यह भी आ रही है कि रूस से लातवियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक ड्रोन को मार गिराने के लिए नेटो के लड़ाकू विमानों को तुरंत भेजा गया। लातवियाई सेना ने कहा कि फ्रांसीसी विमानों ने एक विदेशी मानव रहित हवाई वाहन को नष्ट कर दिया है, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक जंग के परिणाम स्वरूप लातवियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। इस घटना ने यूरोप के पूर्वी हिस्से की सुरक्षा में योगदान देने के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। अब इस घटना ने रूस और यूक्रेन जंग को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से रूस का यूक्रेन पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उससे कई देशों में चिंता दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में इस जंग का दायरा भी बढ़ सकता है अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे तो। यानी देखा जाए तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही अब दोनों देशों में जारी शांति की कोशिशों को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ लंदन में हुई बातचीत के बाद कीव लौट रहे थे। पिछले हफ्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति ने युद्ध खत्म करने की अपील की थी और अमेरिका और यूरोप की सक्रिय भागीदारी के साथ यूक्रेन और रूस के बीच सीधी बातचीत का भी प्रस्ताव रखा था। लेकिन अब इन बढ़ते हमलों ने हालात को लेकर चिंता और बढ़ा दी है और क्षेत्र में तनाव भी बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में क्या तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है या रूस और यूक्रेन की ये जंग यहीं थम जाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्तर कोरिया दौरे की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिनपिंग उत्तर कोरिया के 2 दिन के दौरे पर हैं। 7 साल बाद हो रहे उनके इस दौरे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि 2 बड़ी ताकतों के बीच बढ़ता ये तालमेल कई सवाल खड़े करता है। खासतौर पर अमेरिका इस दौरे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों जिनपिंग का यह दौरा इतना अहम माना जा रहा है। ये जानने के लिए सबसे पहले हम इस दौरे में क्या कुछ खास है वो देख लेते हैं। तो जिनपिंग के उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। खुद किम जोंग उन और उनकी पत्नी री सोल जू एयरपोर्ट पर उन्हें लेने आए। इसके बाद शी और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच शिखर बैठक हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। इस दौरान किम जोंग ने वहां वन चीन पॉलिसी पर अपना समर्थन जताया, तो चीन ने भी उत्तर कोरिया के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक के बाद जिनपिंग ने कहा कि चीन और उत्तर कोरिया पहाड़ों और नदियों से जुड़े हुए हैं और उनकी तकदीर एक ही है। अंतरराष्ट्रीय हालात चाहे जैसे बदले, चीन और उत्तर कोरिया की पारंपरिक दोस्ती मजबूत बनी रहेगी। मैंने किम के साथ वक्त के रुझान को समझने और उच्च स्तर के सहयोग के साथ लोगों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर जरूरी सहमति बनाई है। किम जोंग की अगुवाई में उत्तर कोरिया के समाजवाद के रास्ते को चीन की पूरी और अटल हिमायत मिलती रहेगी। जिनपिंग ने किम जोंग को अपना पूरा समर्थन देने की बात कही, तो उत्तर कोरिया के नेता ने भी जोर देकर कहा कि हम एक चीन सिद्धांत का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। आप जानते हैं कि बीजिंग की इस पॉलिसी के तहत ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारे एक ही देश से जुड़े हुए हैं, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्थिति में कोई भी बदलाव क्यों ना आए। यानी ताइवान चीन का हिस्सा है, जबकि ताइवान ने हमेशा ही इसका विरोध कर खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताया है। लेकिन अब उत्तर कोरिया के इस रुख से यह साफ हो गया है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जे के लिए जंग छेड़ता है, जिसकी बहुत संभावना भी जताई जा रही है, तो उसे उत्तर कोरिया के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल उत्तर कोरिया चीन का पड़ोसी देश है और उसकी सैन्य ताकत पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में चीन को उससे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा हमेशा ही बना रहता है। यही वजह है कि चीन हमेशा से कहता आया है कि कोरिया प्रायद्वीप पर परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि इस दौरे को लेकर उत्तर कोरियाई मीडिया ने यह नहीं बताया कि दोनों नेताओं की वार्ता में प्योंगयांग के परमाणु हथियार कार्यक्रम या अमेरिका के साथ संबंधों पर भी कोई चर्चा हुई या नहीं। बहरहाल जिनपिंग और किम जोंग के बीच बढ़ती ये नजदीकियां अमेरिका को जरूर चुभ रही हैं। दरअसल अमेरिका ने इस बात पर हैरानी जताई है कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद कोरिया की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से कैसे बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK को दुनिया की सबसे हैरान करने वाली आर्थिक सफलता की कहानी बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की बिक्री और चीन से मिलने वाले सामान और फंडिंग की वजह से उत्तर कोरिया को यह बढ़त मिली है। जिनपिंग के दौरे के बीच आई ये रिपोर्ट अमेरिका की चिंताओं को उजागर करती है। आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत को अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। वहीं रूस और चीन जैसे देशों से उसके मजबूत होते रिश्ते भी अमेरिका की परेशानी बढ़ा रहे हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे जानलेवा परमाणु कचरे की।
तो हम सब अपने अपने घरों का कचरा डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली बनाने वाले कारखानों से जो खतरनाक परमाणु कचरा यानी जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उसका क्या होता है? क्योंकि ये कोई आम कचरा नहीं है, ये इतना खतरनाक है कि हजारों सालों तक रेडिएशन फैला सकता है। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी इस कचरे को अब तक सिर्फ डिब्बों में भरकर रखते आए हैं, जो कि बहुत सुरक्षित नहीं है। हमारी धरती को इस खतरे से बचाने के लिए अब फिनलैंड ने एक कमाल का रास्ता खोज निकाला है। उन्होंने जमीन से लगभग 1400 फीट नीचे मजबूत ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर एक बहुत बड़ी और सुरक्षित गुफा बनाई है। इसका नाम ओंकालो रखा गया है। यह दुनिया का पहला अंडरग्राउंड डस्टबिन है और इसे इतनी गहराई में इसलिए बनाया गया है ताकि इस पर भूकंप, बाढ़ या किसी भी बाहरी हमले का कोई असर ना हो। ये एक ऐसी मजबूत जेल है जहां से ये कचरा कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इस बड़ी सी गुफा में करीब 6500 टन कचरा रखने की जगह है। अब योजना यह है कि अगले 100 सालों तक इसमें धीरे धीरे कचरा जमा किया जाएगा और जब ये पूरी तरह भर जाएगा तो इसे हमेशा के लिए बंद यानी सील कर दिया जाएगा। इसके बाद 1 लाख साल तक किसी को भी वहां जाने या वहां खुदाई करने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन यहां एक और बड़ा और दिलचस्प सवाल आता है कि आज से 1 लाख साल बाद ये दुनिया कैसी होगी? उस समय के लोग कौन सी भाषा बोलेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए वैज्ञानिक अब ऐसे खास निशान और चित्र बनाने में जुटे हैं जिन्हें देखकर भविष्य के लोग बिना कुछ पढ़े ही ये समझ जाएं कि सावधान, यहां नीचे खतरा दफन है, इसे भूल कर भी मत खोदना। फिनलैंड की इस अनोखी और समझदारी भरी पहल से पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद मिली है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर धरती दे पाएंगे। तो फिलहाल आज वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।